लॉर्ड्स का मैदान। सुबह की हल्की सुनहरी धूप मैदान की घास पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी राजा की चादर बिछी हो। तारीख थी 11 जुलाई 2025। जगह इंग्लैंड का पवित्र क्रिकेट मंदिर लॉर्ड्स। और कहानी भारत के उस शेर की जो पहले दिन घायल था लेकिन दूसरे दिन दहाड़ने को तैयार था। कहीं भारतीय झंडा, कहीं अंग्रेजी टोपी वाले दर्शक। मैदान खचाखच भरा था। एक तरफ नीला समंदर, भारतीय समर्थक, हर बॉल पर भारत माता की जय की गूंज। दूसरी ओर इंग्लैंड के क्लासिक फैंस चाय की चुस्कियों के साथ जो रूट के बल्ले की तालियां बजा रहे थे। ये नजारा है प्रथम दिवस का। बुमराह की खामोशी और रूट का उबाल। पहला दिन बुमराह के लिए आसान नहीं रहा। कई बार पास जाकर भी विकेट से दूर रह गए और तब एक शॉट के बाद बुमराह की आंखों में झलक आई वो गुस्सा, वो निराशा जो सिर्फ एक जख्मी शेर में होती है। दूसरी ओर जो रूट 99 रन पर नाबाद। बैट उनके हाथ में नहीं, जैसे एक तलवार हो, मानो कह रहे हो ये मेरा किला है और मैं इसका राजा। जो रूट अपने आप से बुदबुदाए बस एक रन और फिर इतिहास मेरा होगा। अब नजारा शुरू होता है दूसरे दिन का। सूरज उगता है और बुमराह जागता है। अगले दिन की सुबह वो गेंद जिस पर जो रूट ने चौका लगाया और लगाया अपना 37वां टेस्ट शतक। पूरा लॉर्ड्स तालियों से गूंज उठा। लेकिन बुमराह, उसकी आंखें कह रही नस अभी मेरा दिन शुरू नहीं हुआ है। बुमराह मन ही मन उबल रहा था। उसकी आंखों पर बदले की आग थी। और फिर बुमराह ने हमला बोला। पहला वार किया नस बेन स्टोक्स, जो रूट के साथी पर। दूसरा शिकार जो नस वही खिलाड़ी जिसने उसकी नींद उड़ाई थी। और तीसरा झटका क्रिस वोक्स। ये तीनों सेना नायक धराशायी हो चुके थे। बुमराह की दहाड़ सुनाई दी मैदान पर और लॉर्ड्स के शाही वातावरण में गूंज गई भारत की गर्जना। इंग्लैंड की पारी का अंत नजदीक आ चुका था। इंग्लैंड की टीम 387 रन पर ऑल आउट हुई। जो रूट ने 104 रन, जेमी स्मिथ 51 रन, ब्राइडन कार्स ने 56 रन। लेकिन असली कहानी बनी बुमराह की। 5 विकेट झटक कर वे लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने वाले 15वें भारतीय गेंदबाज बन गए। सिराज और नीतीश रेड्डी भी दौड़ में कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 2-2 विकेट चटका दिए। रविंद्र जडेजा ने भी एक शिकार किया। अब शुरू होने जा रही थी भारत की पारी। नई उम्मीदें, नए मोर्चे। अब बारी थी भारत की। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया शुरुआत में। दूसरे ओवर में ही जोफ्रा आर्चर, जो 4 साल बाद टेस्ट में लौटे थे, ले आए तबाही। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाकर आउट। इसके बाद करुण नायर आए। उनके बल्ले से लगातार 2 चौके निकले। वो लय में दिखे लेकिन उनकी कहानी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। 40 रन बनाकर आउट हुए जो रूट की कैचिंग में। अब मैदान में उतर रहे थे भारतीय टुकड़ी के सेना नायक शुभमन गिल। लेकिन भारतीय सेना के सेना नायक अंग्रेजी चक्रव्यूह में इस बार ज्यादा देर नहीं चल पाए। शुभमन, भारतीय कप्तान, सिर्फ 16 रन पर आउट। एक छोर पर केएल राहुल खड़े थे लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी उन्हें बांधे हुए थी। अब बारी थी भारतीय टुकड़ी के सेनापति की। सेनापति के रूप में ऋषभ पंत मैदान पर धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। दर्शकों की ताली की गूंज के बीच जय हिंद जय भारत के नारे लग रहे थे। मैदान का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई योद्धा सेना का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऋषभ पंत ने शुरुआती अंग्रेजी वार को धीरे धीरे पार पाना शुरू किया। पंत मन ही मन एक लंबा फौलादी इरादे मन में लिए मैदान में उतरे थे। स्कोर आगे बढ़ रहा था लेकिन अब सूरज धीरे धीरे इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर विदाई लेने की ओर तैयार था। दूसरे दिन के खेल विराम तक भारतीय टुकड़ी ने 3 विकेट गंवाकर बहुत शानदार 145 रन बना लिए और 42 ओवर का खेल समाप्त हो गया था। लेकिन मैदान में खड़े थे पंत और राहुल। एक रनों की भूख लिए दोनों भारतीय शेर धीरे धीरे पवेलियन की ओर वापस बढ़ रहे थे। मैच में टेंशन चरम पर। मैदान में बैठे दर्शक धीरे धीरे अपनी कुर्सी की पेटियां ढीली करते हुए अपने दोनों जाबाजों को पवेलियन लौटते ताली बजा रहे थे। सबके मन में यही सवाल थे, क्या कल को ऋषभ पंत अपने अंदाज में काउंटर अटैक करेंगे? क्या राहुल धीरे धीरे अपना शतक पूरा करते हुए दोहरे शतक की ओर बढ़ेंगे? क्या भारत वापसी करेगा? क्या बुमराह दूसरी पारी में भी कहर बर पाएंगे? क्या केएल राहुल और बाकी बल्लेबाज इस बढ़त को पाट पाएंगे? दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, ये शेर और शिकार की कहानी थी। ये चुनौती और बदले की आग थी और ये शुरुआत है उस टेस्ट की जो इतिहास में दर्ज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल डीडी इन्फो को सब्सक्राइब करें और इस क्रिकेट प्रेम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही क्रिकेट युद्ध के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें, वो आके जो इसका है वो ला के आखिर में जो रिस्ट मारता है, रिस्ट में वो आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी करता है और वो ऑफ द विकेट भी बॉल को मूव करता है। लेकिन इंडिया के बॉलर्स क्यों क्या कामयाब हो रहे हैं? क्यों कामयाब हो रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि पुराना बॉल तो बल्ले पे आ रहा है, नया बॉल मुश्किल में डला हुआ है, उसमें वो एक लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। का कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कम। वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट। तो कुछ कंट्रीज हैं आज भी टेस्ट मैच को जिंदा रखे हुए, 4 मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है,
वहां पर अगर हम अपनी बात करें तो आज फिर भी स्टिल बहुत बड़ा गैप है। 2 टेस्ट मैच होते हैं, 3 होते हैं, उससे ज्यादा है नहीं। लेकिन एक अच्छी बात कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। और जब ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं, खास करके जो इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया का चल रहा है, जिस तरीके का वो कांटेदार मुकाबला, तो वो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर लेके आता है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, लड़के जो है प्रॉपर तरीके से